हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू। क्लिनिकल फार्मेसी ट्यूटोरियल की फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। लेटेस्ट ट्यूटोरियल के लिए आप मुझसे ईमेल, टेलीग्राम के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करूंगा फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड जो है, फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड अपन पूरा डिस्कस करेंगे। सेफ्टी मेजर्स कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। एक स्लाइड है, ये कैटलिस्ट हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस की ओर से ये डिस्कस किया गया था, स्लाइड बनाई गई थी, उसी को मैं रिव्यू कर रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ एज अ एग्ज़ाम्स 8th सेमेस्टर फार्माकोविजिलेंस जो के सिलेबस के हिसाब से इसको मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप पेन पेपर ले लीजिए और कुछ नोट्स आप प्रिपेयर कर लें, तो जिससे आपको क्या है लिखने में या थ्योरी लिखने में आपको प्रॉब्लम ना जाए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री बताई गई है कि ड्रग सेफ्टी फर्स्ट के नाम से, हिस्ट्री ऑफ ड्रग सेफ्टी फर्स्ट, कि जब से ड्रग सेफ्टी आया है, ड्रग सेफ्टी के बारे में लोगों ने सोचना चालू किया है, तो वहाँ से कुछ हिस्ट्री दी हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे दिया हुआ है 1848 में 15 ईयर ओल्ड हैन ग्रिनर डेड इन कोर्स ऑफ रूटीन एनेस्थेसिया विथ क्लोरोफॉर्म। प्रॉब्लम क्या हुई थी इनको? इनग्राउंड नेल ऑफ टॉ, फिब्रिलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। 1893 में भी एक ऐसा ही लैंसेट इनिशियल फाउंडेशन, एक लैंसेट एक रिसर्च फाउंडेशन है जिसने क्या किया, कमीशन किया कि साइड इफेक्ट के बारे में हम मेज़र करेंगे। आपने आए दिन देखा होगा कि लैंसेट की रिसर्च के अनुसार, लैंसेट तो ये सबसे पुरानी संस्था है जो ड्रग की जो साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में रिसर्च करती है और उसके बारे में वर्ल्ड को बताती है। तो इसने एक कमीशन स्थापित किया और स्टार्टिंग कलेक्शन ऑफ साइड इफेक्ट, ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में स्टडी चालू की। फिर देन 1906 में 1906 में यूएस फेडरल फूड एंड ड्रग एक्ट बनाया गया, जिसमें दैट ऑफ द फार्मास्यूटिकल शुड बी प्योर एंड फ्री ऑफ एनी कंटेमिनेशन। तो यहाँ पे जो भी फार्मास्यूटिकल है उसमें प्योर एंड फ्री ऑफ कंटेमिनेशन, कोई मिलावटी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बिल पास हुआ, उसके बारे में सोचा गया। फिर 1936 में यूएसए ने 107 लीथल केस आफ्टर सल्फोनामाइड। आपने ये, मैंने जब से अपन ने एडीआर पढ़ना चालू किया फार्माकोविजिलेंस, सबसे पहले टॉपिक हमने यही पढ़ा था कि सल्फोनामाइड से जो डाई थी, तो उसमें 107 लीथल केस जो डेथ हो गई थी उसके बारे में था। यूएसए में डाइथाइल ग्लाइकोल वाज यूज्ड टू सोलुबलाइज, तो डाइथाइल ग्लाइकोल इनने सोलुबलाइज में यूज़ किया था, जिसके कारण क्या हुआ, सल्फोनामाइड में 107 लीथल केस हो गए थे, ये डोज लीथल हो गया था, देन डेथ हो गई थी। आगे 1938 में फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 फर्म हैड टू प्रूव टू FDA that new drug was safe before got marketed the worth of the new drug application। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया। ये वर्ल्ड लेवल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का बताया हुआ। इंडिया का थोड़ा सा इससे अलग है, तो उसको मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे 1961 में विलियम MC ब्रिज जो ऑस्ट्रेलिया के थे, इंक्रीज फीटल एबनॉर्मेलिटीज एंड फोमोमेलिया रिटेंशन थैलेडोमाइड यूज के कारण ये साइड इफेक्ट आए थे। उनने यहाँ पे इस पे रिपोर्ट की थी, 20% केसेस आए थे, ऐसे अदर आए। फिर उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंदर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स हैं, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सब सेंटर्स हैं, वहाँ पर होनी थी। तो ये इसी पर्टिकुलर, ये क्या लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उस टाइम हुई थी। 1963 में रेजोल्यूशन पास हुआ था एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 16.3 एक रिफॉर्म मतलब एक पूरा वर्ल्ड को एकजुट होकर वर्ल्ड के 164 देश जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो यूएन की एक बॉडी है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर एक उसको जब गठित किया था तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
यहाँ पे बनी थी, जिसमें उनने उसको रिफॉर्म किया था। और एक्शन रिगार्डिंग, यहाँ पे एक्शन उनने रिगार्डिंग किया था एडवर्ड जैक रिएक्शन, एडीआर के रिगार्डिंग इसको उनने पास किया था। फिर देन 1964 में यूके ने स्टार्ट येलो कार्ड सिस्टम स्टार्ट किया। तो ये यूनाइटेड किंगडम ने एक नया सिस्टम जो किया था येलो कार्ड सिस्टम, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं और मैं आगे आएगा तो मैं इस पर और डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली येलो कार्ड सिस्टम क्या है। फिर 1965 में यूरोपियन यूनियन इशू ईसी डायरेक्टिव 65 एंड 65। तो ये एक यूरोपियन यूनियन, अभी आपने देखा होगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में अभी एक इशू चल रहा है, जिसमें बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जो ईसी है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस का थोड़ा सा इशू चल रहा है इनके बीच में। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट यूरोपियन फार्मास्यूटिकल डायरेक्टिव, यूरोपियन जितनी भी अपनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ के फार्मास्यूटिकल डायरेक्टिव है। द डायरेक्टर वाज रिएक्ट ऑन द थैलेडोमाइड ट्रेजेडी, बिकॉज यूरोप में क्या हुआ था, अपन ने एक थैलेडोमाइड ट्रेजेडी पड़ी थी, उसके कारण उनने एक यूरोपियन फार्मास्यूटिकल डायरेक्टिव ये गठित किया, जिसको यूरोपियन यूनियन के नाम से, असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ईयरली 1960 एम्ड टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्टिव फॉर पब्लिक हेल्थ इन यूरोप। तो यूरोप की पब्लिक हेल्थ को देखते हुए इन्होंने ये थैलेडोमाइड की जो ट्रेजेडी हुई थी उसके कारण इसको बनाया गया था 1965 में। फिर उसके बाद बिकॉज यहाँ पे ड्रग का इन्होंने यूज़ कर दिया था, वैक्सीनेशन का जो बताया गया, यहाँ पे वैक्सीनेशन की ट्रेजेडी हुई थी जनरली थैलेडोमाइड। आगे 1968 में, फिर 1968 में स्टार्ट WHO प्रोग्राम। फिर इनने यूरोपियन यूनियन को देखते हुए और बाकी साइड इफेक्ट को देखते हुए एक WHO प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको बोला गया इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, IDM। इसको अपन ने डिस्कस किया हुआ है एक स्लाइड, और जब कॉलेज में देखा गया था, जब मैंने पढ़ाया था इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में, तो यहाँ पे WHO प्रोग्राम ने ये लॉन्च किया। यहाँ पे 1990 में ICH, अब इसके बारे में हम एक ये पूरी गाइडलाइन है जो हमने देखा था कि ICH हार्मोनाइजेशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन में ये देखा गया था कि पूरे वर्ल्ड के लोग, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेबलाइज हो गई थी, यहाँ से आप देखिए 1960-98 के बाद इंडस्ट्रियल्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, और जिसके कारण क्या हो रहा था कि ड्रग का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था। तो उसके बाद इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर एक ह्यूमनिटीज़ के लिए हार्मोनाइजेशन, मतलब ह्यूमनिटीज़ के लिए एक पूरा प्रावधान लाया गया, जहाँ पर क्या है इंटर रीजनल रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी स्टार्ट्स एंड ICH सेफ्टी गाइडलाइन। तो यहाँ पे ICH गाइडलाइन बनाई गई, देखते हुए डिफरेंट चीज़ों पे बनाई गई थी, मतलब जितने भी चीज़ें इंडस्ट्रियल हैं उसके प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए ये पूरी गाइडलाइन को डिस्कस किया गया था। फिर देन इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इंडिया में। फिर यहाँ पे CDSC को ने डिस्कस किया, फिर वहाँ पे IPC आया, IPC गाज़ियाबाद। फिर जो यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था, फिर एम्स ने स्टार्ट किया था। हम ऑलरेडी डिस्कस एक बार कर चुके हैं कि एम्स ने स्टार्ट किया था, एम्स दिल्ली ने इसको, फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया कुछ दिन बाद IPC गाज़ियाबाद, IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाज़ियाबाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया, और वहाँ से पूरे हॉस्पिटल्स में एक ड्रग सेफ्टी को लेते हुए एक मेजर्स क्रिएट गया। वहाँ पर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स की और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पर क्रिएट कर दिया गया, जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। जो अंडर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन आता है उसको अभी इम्प्लीमेंट पूरे देश में नहीं किया हुआ है। आर ड्रग्स सेफर टुडे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ड्रग सेफ्टी है कि नहीं है। 1960-1990 वेयर 121 सेफ्टी रिलेटेड विड्रॉवल वर्ल्ड वाइड, मतलब कि इतनी लाइफ थ्रेटनिंग मौतें हो गई, उसके कारण क्या हुआ कि ड्रग सेफ्टी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को विड्रॉ कर लिया गया बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हमें देखा था ऑक्सीटॉक्सिन्स का उपयोग, ड्रग सेफ्टी है वो भी, ऑक्सीटॉक्सिन एक ड्रग है जो पॉवर्टी के लिए पॉवर्टी लाती है। तो पॉवर्टी के कारण क्या होता है कि
उसको विड्रॉवल कर लिया गया। फिर आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्रग्स के बारे में है, तो लगभग 121 सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज को देखा गया। फिर देन 1972-94 में 583 न्यू एक्टिव सब्सटेंस को अप्रूवल मिला, जिसमें से 59 विड्रॉ कर ली गई ड्रग्स सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए। फिर देन है रिसेंट ड्रग्स विड्रॉ फ्रॉम मार्केट ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज। सेफ्टी इश्यूज के ये कुछ ड्रग्स के नाम है, आप यहाँ पे एग्जाम्स में लिख सकते हैं। टर्फेनाडिन सेल्डेन के नाम से है। ये जो ड्रग है इंडिया में अभी भी चल रही है टर्फेनाडिन, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसको बैन करके रखा हुआ है 1998 में। विड्रॉ ड्यू टू रिस्क ऑफ कार्डियक अरिथमिया, तो कार्डियक अरिथमिया की वजह से इसको विड्रॉ कर लिया गया। फिर मैप्रोनाडिल फोर्सिकोर 1998 में विड्रॉ ड्यू टू डेंजरस इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग्स, इसके ड्रग इंटरेक्शन के कारण इसको विड्रॉ कर लिया गया। ट्रोवाफ्लोक्सासिन विड्रॉ ड्यू टू रिस्क ऑफ लीवर फेलियर, तो ये इसको 1998-1999 में विड्रॉ कर लिया गया। ट्रोग्लिटाजोन रेजोलिन 2000 में है, विड्रॉ ड्यू टू द रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, सुपरसीडेड बाय पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन। सिसाप्राइड इसको विड्रॉ कर लिएगा ड्यू टू मैनी कंट्रीज ड्यू टू रिस्क ऑफ कार्डियक अरिथमिया। सिसाप्राइड ये भी बहुत चलती है इंडिया में, तो इसको भी विड्रॉ इंडिया से नहीं किया गया है। सिरिवास्टिटिन लिपोवाई के नाम से आती है, वायकॉल के नाम से आती है, ये विड्रॉ ड्यू टू रिस्क ऑफ रैप्डोमायोलाइसिस के कारण। रोफेकॉक्सिब ड्यू टू विड्रॉ ड्यू टू रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनको क्या किया गया है कि विड्रॉ कर लिया गया है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में अभी भी चल रही है क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है नहीं। फिर देन नो मेडिसिन इज एब्सोल्युटली सेफ, वहाँ पे ड्रग सेफ्टी के कंसर्न में बोला गया है कि कोई जो मेडिसिन है वो सेफ नहीं है, पूरी सेफ नहीं है। ऑल पोज सम मैग्नीट्यूड टू सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ रिस्क और सेफ्टी के में कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है। मार्केटिंग श्योर द मेडिसिन आर सेफ फॉर द इंटेंडेड यूज, ongoing process that start in the development stage and continuous lock after medicine is the market. The process is closely monitored by manufacturer and regulatory agencies. और कुछ मॉनिटर अब कर रहे हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं और कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज कर रही हैं। फार्माकोविजिलेंस, तो फार्माकोविजिलेंस है, व्हाट इज अ फार्माकोविजिलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में फार्माकोविजिलेंस के बारे में, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस क्या है? इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्रोडक्ट। एक तो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट में डेवलपमेंट फेज में होता है इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, एंड मार्केटेड प्रोडक्ट जो है वो पोस्ट मार्केटिंग में होता है। जब मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको पोस्ट मार्केटिंग बोलते हैं। फेज 4 जब क्लिनिकल ट्रायल होता है, आपने देखा होगा फेज 4 की बात है, तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, तो वहां पर फार्माकोविजिलेंस का उपयोग होता है। फार्माकोविजिलेंस वॉचिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंजर, तो यहां पर उसकी डेंजरनेस को देखा जाता है कि वो कितनी डेंजरस है। ड्रग डेवलपमेंट है, ये फेज ये है क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा, आप देख सकते हैं। आप देखिए, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स में, कंपनी इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछती हैं यहाँ पे फेज 1 फेज 2 के बारे में। तो मैं यहाँ पे पूरा इसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार कि सब्जेक्ट पर्पस यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल्स, मतलब फेज 1 फेज 2 फेज 3, और यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट पर्पस, टाइम कोर्स, न्यू ड्रग प्रोसेस, मतलब कि किस तरीके से ये पास होगी। तो सब्जेक्ट क्या है? लेबोरेटरी एंड एनिमल प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, यह है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, यहाँ सब्जेक्ट है। तो लेबोरेटरी एंड एनिमल, तो आप देख सकते हैं कि अभी जितनी भी कोविड-19 में ड्रग्स चल रही हैं तो उनका क्या है, क्लिनिकल, ये जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग है इसको क्या कर दिया गया है, मास्क कर दिया गया, मतलब इसकी ये टेस्टिंग हुई नहीं है, ना ये टेस्टिंग हुई है, ना फेज 1 की टेस्टिंग हुई है। डायरेक्ट फेज 3 की टेस्टिंग या 3 या 4 की टेस्टिंग में ये कुछ
केमिकल्स चल रहे हैं, जो आपने देखा होगा कुछ तो मेडिसिन्स हैं जो अप्रूवल नहीं है, जो स्वाइन H1N1 के लिए थी, एबोला वायरस की जो मेडिसिन है जो उसमें फेल हो चुकी थी, उन ड्रग्स को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ही कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है कि क्या हम ह्यूमन गिनी पिग्स हैं। आपने देखा होगा कि ह्यूमन गिनी पिग क्यों, बिकॉज ह्यूमन गिनी पिग्स का यहाँ पर रोल है कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग यहाँ पर होता है, गिनी पिग्स का, माइस का उपयोग होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग्स में। तो फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, लेबोरेटरी एंड एनिमल स्टडीज। पर्पस क्या है, एक्सेस सेफ्टी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो ड्रग की सेफ्टी के लिए है कि हम उसको क्या देख रहे हैं वहाँ पर, सेफ्टी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। टाइम कोर्स कितना टाइम लगेगा, 1 ईयर to 2 ईयर्स लगते हैं ये स्टडी करने में। एनिमल स्टडी के लिए 1 to 2 ईयर्स लगते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट लगते हैं, और उसमें लीथलनेस देखी जाती है कि कितनी है, मॉर्टेलिटी, एनिमल्स मॉर्टेलिटी, लीथल डोज देखे जाते हैं, ये सब वहाँ पे एज अ रिसर्च देखा जाता है। फिर देन न्यू ड्रग पास, यदि यहाँ पर ये पास हो गई कि बिकॉज एनिमल है, एनिमल्स में जितनी भी होती है, गिनी पिग्स में और बहुत सारे माइस में, और भी जो क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए जो एनिमल प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो उन एनिमल्स पे इसकी स्टडी होती है, और जब वहाँ पे उनका लीथल डोज देख लिया जाता है तो यहाँ से उसको 100% पास कर दिया जाता है 1-2 साल के अंदर, डिफरेंट रिसर्च के बेसिस पे। और यहाँ पे फॉर्मुलेशन भी बहुत वेरी करता है, कौन से फॉर्मुलेशन कौन से डोज पे, कौन से साइड ऑफ एक्शन पे दिया जाना है, ये सब यहाँ पे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में होता है। फिर देन यहाँ पर फाइल होती है, यदि यहाँ पर पास हो गई ड्रग तो फिर फाइल कर दी जाती है IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो इसको फिर यहाँ पास कर देते हैं कि ये एक नई ड्रग है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो यहाँ पर फाइल कर देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, फेज 1 की बात चल रही है, तो यहाँ पे 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, बिकॉज सबसे पहले हमको किसको देखना है, हेल्दी पे देखना है। तो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं। यहाँ पर हेल्दी वॉलंटियर्स कब, यहाँ पे कंसेंट ली जाती है, यदि उससे कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, यदि उसको कुछ हो जाता है तो उसको लगभग 20 लाख रुपए मिलता है। ये एक रिजोल्यूशंस है जो ड्रग सेफ्टी मेजर्स के अंदर है, इसके बारे में अभी तो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वॉलंटियर को 20 लाख रुपए दिया जाता है। जो अभी कोविड-19 में जो ड्रग चल रही हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन गिनी पिग में डायरेक्ट चल रही हैं, और यहाँ पे कोई भी कंसर्न नहीं लिया जा रहा है, इसलिए अधिकतर मौतें देखी जा रही हैं। ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च है जिसमें न्यू ड्रग्स का उपयोग करने के कारण इस तरीके से हो रहा है। तो कुछ केसेस भी फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको अभी छोड़ते हैं। फेज 1 में 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स यहाँ पे लेंगे। देन उसके बाद पर्पस क्या है, डिटरमाइन सेफ्टी एंड डोजेस। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, ड्रग की सेफ्टी देख रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में यदि वो हेल्दी पर्सन्स में ह्यूमन बॉडी में कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या कोई अनवांटेड ऐसा इफेक्ट तो नहीं आ रहा। यदि वो आ रहा है तो हम इसका डोज कैलकुलेट करेंगे, डोज मेजरमेंट करेंगे, और उस हिसाब से उसका डिसाइड करेंगे कि इसको चलने देना है, आगे बढ़ना है कि नहीं। ये जो स्टडी है लगभग 3 साल की होती है, और इसमें 70% ऑफ IND, मतलब यदि इसमें 70% रिजल्ट आ गया तो हम इसको क्या करते हैं, आगे पास कर देते हैं कि चलिए आगे हम और देखेंगे इसके सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए। फिर फेज 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 100 to 30 पेशेंट वॉलंटियर होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, फेज 1 में यही याद रखने की 20 to 100 पेशेंट होंगे हेल्दी वॉलंटियर्स, और यहाँ पर होंगे फेज 2 में 100 to 300 पेशेंट होंगे। 100 to 300 पेशेंट होंगे, कौन से पेशेंट वॉलंटियर पेशेंट होंगे। तो पेशेंट वॉलंटियर करेंगे जिनको कंसर्न, जो ड्रग जिस चीज़ के लिए उपयोग की जा रही है, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया जा रहा है, तो उन पर्टिकुलर डिसीज के पेशेंट को ये दी जाएगी। और वहाँ पर फिर देखा जाएगा कि क्योंकि हेल्दी में तो वो काम कर गई, अब हेल्दी में उसको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आए, कोई साइड इफेक्ट नहीं आए, तो हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट में देंगे। और ऐसे सीरियस पेशेंट में देंगे जो बुजुर्गों में है या जो ओवर एजेड हैं, तो उनको उनकी कंसर्न के उनको भी क्या करते हैं, बता के दिया जाता है। यदि उनको कोई जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यदि कोई चीज़ होती है तो उनको 20-20 लाख रुपए पर पेशेंट के हिसाब से दिया जाता है एज अ वॉलंटियर, क्योंकि ये वॉलंटियर है। तो यहाँ पे वॉलंटियर लिखा है, मतलब स्वेच्छा से है, लेकिन उनका मेडिकल क्लेम होता है। इवैल्यूएशन, इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट।
तो यहाँ पे क्या है, इवेल्यूशन, इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट के बारे में यहाँ पे पूरा मेजर किया जाएगा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है पेशेंट को, पर्टिकुलर डिसीज को तो ठीक कर ही रही है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पास हो चुकी है, तो मतलब कि वो कंसर्न जो पर्टिकुलर डिसीज है उसमें तो ये काम कर रही है, लेकिन अब इसकी साइड इफेक्ट के बारे में कोई ऐसे दूसरे पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट में कोई अदर साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और ये जो स्टडी है लगभग 4 से 5 साल में कंप्लीट होती है, और यदि यहाँ पे 33% भी लोग ठीक हो गए तो इसको आगे पास कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे पास 70% में हो रहा है, यहाँ 33% में हो रहा है। तो साइड इफेक्ट यदि थोड़े कम है और तो उसको 33% लोगों पे IND के थ्रू पास कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फेज 3 है। फेज 3 में 1000 to 3000 पेशेंट वॉलेंटियर होते हैं। इसमें वेरीफाई इफेक्टिवनेस एंड मॉनिटर्ड एडवर्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो यहाँ पे ये इफेक्ट होंगे। देन अब ये फेज 3 है, तो यहाँ पे 1000 से 3000 जो पेशेंट वॉलेंटियर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं लगभग, तो उन पे की जाती हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है उसके इफेक्ट को फिर से कि अब और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जिससे और भी कोई दिक्कत ना आए और साइड इफेक्ट ना आए। तो इस लॉन्ग टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म में लगभग, क्योंकि कोई भी एक साइड इफेक्ट आता है तो ह्यूमन बॉडी पे लगभग 5 से 6 साल में आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म चलेगा तो 6 से 7-8 साल में आ जाएगा। लगभग 8 साल में पूरे सिम्टम्स एक अदर साइड इफेक्ट के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इस हिसाब से इसको 27% पर रखा गया है। यदि ये 27% से कम है इसका साइड इफेक्ट तो इसको पास कर दिया जाता है, और इससे ज़्यादा है तो इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर देन यहाँ पर ये जो है फाइल हो जाती है NDA। तो फिर मतलब यदि ये सब पूरे पास होगा इस टाइम पीरियड में तो लगभग 11 से 12 साल कितने होगा टोटल, 5 साल ये हो गए, लगभग 1-2 साल ये हो गए, 5 साल 10 साल और 18 साल, लगभग 17-18 साल की यदि टोटल टाइम पीरियड है तो 17-18 साल में एक न्यू ड्रग अप्रूवल उसको मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना ड्रग सेफ्टी रखते हैं ड्रग डेवलपमेंट के माध्यम से, तो उस तरीके से इसको फिर अप्रूवल मिलता है ड्रग को। What is pharmacovigilance? ये pharmacovigilance की definition है। Pharmacovigilance is a science and activities related to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other possible drug related problems. Example: interaction, misuse, medications, errors, abuse, overdose, addiction and potential। तो साइड इफेक्ट में यदि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन से, इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग डिसीज इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, इस तरीके से यदि कोई आ रहा है, इंटरेक्शन शो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे साइड इफेक्ट, मतलब फार्माकोविजिलेंस के अंदर आएगा। म्यूसिस है मेडिकेशंस एरर्स की वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ड्रग रिलेटेड फार्माकोविजिलेंस हम देख सकते हैं। एब्यूजनेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। ओवरडोज, ड्रग के ओवरडोज की वजह से कौन कौन साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो यदि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एडिक्शंस मतलब आदि हो जाना किसी ड्रग के, और पोटेंशियल, यदि उसका पोटेंशियल नहीं है, वो ड्रग किसी बीमारी में काम नहीं कर रही, तो इन सब चीज़ों को सेफ्टी मेजर्स में लिया गया। यदि इससे रिलेटेड कोई भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही तो उसको हम फार्माकोविजिलेंस में काउंट करेंगे। फिर है ड्रग सेफ्टी सम डेफिनेशंस, एडवर्स इवेंट, एडवर्स एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर एडवर्स इवेंट और एडवर्स एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि एडवर्स इवेंट AE या AE दोनों ही, एडवर्स इवेंट और एडवर्स एक्सपीरियंस, इवेंट और एक्सपीरियंस दोनों को AE से मेजर करते हैं हम, एडवर्स एक्सपीरियंस को AE से डिनोटेड करते हैं। एनी अनवांटेड untoward medical occurrence then may occur during treatment with the pharmaceutical product but which does not necessarily have a causal relationship with the treatment। तो यहाँ पर आप डज नॉट नेसेसरी हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप विद द ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या, एडवर्स इवेंट ऑन या एडवर्स एक्सपीरियंस। इसमें है अनडिजायरेबल साइन एंड सिम्टम्स, मतलब ऐसा जो उस ड्रग में दिया नहीं था, उसके बारे में प्रोफाइल में दिया नहीं था और ये सिम्टम्स आ गए। डिसीज और एक्सीडेंट, डिसीज हो गई, बहुत सारी डिसीज हो गई, और एक्सीडेंटल कोई डिसीज हो गई अचानक। फिर देन है अबनॉर्मल लैब फाइंडिंग लीडिंग टू डोज रिड्यूस, रिडक्शन, डिसकंटिन्यूशन,
इंटरवेंशंस। तो ये भी है कि एबनॉर्मल लैब फाइंडिंग, यदि लैब ने ये फाइंडिंग की है कि डोज रिडक्शन, किसी ने डोज को कम कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दी किसी ड्रग को जो लगातार चल रही थी, एंड इंटरवेंशंस उसमें कुछ बदलाव कर दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एडवर्स एक्सपीरियंस। साइड इफेक्ट क्या होता है? Any unintended effect of pharmaceutical product occurring at dose normally used in man, which is related to the pharmacological properties of the drug. तो इसको हम बोलेंगे साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होगा? A response to a drug which is noxious and unintended, and which occurs at dose normally used in man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होंगे? अब एडवर्स इवेंट तो अपन ने देख लिया, साइड इफेक्ट भी देख लिया कि किसी ड्रग से रिलेटेड है। यदि किसी भी ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसके डोजेस में नॉर्मली यूज जो में इंसान करते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, तो उसके कारण क्या होगा? साइड इफेक्ट आएगा। लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होंगे, इसको थोड़ा समझिए। नॉक्सिया एंड अनइंटेंडेड, जो ड्रग के कारण नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड एक्सपीरियंस है, उसको बोलेंगे। इसमें क्या होगा? अब ये जो एडीआर है, ये कौन कौन देंगे? प्रोफाइलैक्सिस में दी गई ड्रग, डायग्नोसिस में दी गई ड्रग, और थेरेपी ऑफ ड्रग, थेरेपी ऑफ डिसीज में दी गई जो मेडिकेशंस हैं, उसके कारण जो एक्सपीरियंस होगा, मतलब जो भी एक्सपीरियंस होगा वो होगा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। मॉडिफाई, इसमें क्या होता है? जनरली मॉडिफाई ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो कहीं ना कहीं जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैजुअल रोल इज सस्पेक्टेड। आप देखिए एडवर्स इवेंट के अंदर, एडवर्स इवेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारी वजह से एडवर्स इवेंट आप देखिए कितना बड़ा वो है। यहाँ पे एरिया जो कवर है एडवर्स इवेंट का, बहुत बड़ा एरिया कवर है, जिसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी, सम डेफिनेशंस। SAE, ड्रग सेफ्टी के कंसर्न में कुछ डेफिनेशंस है, इसको आप लिख सकते हैं। सीरियस एडवर्स इवेंट, AE और ADR, दैट द एसोसिएटेड विद द डेथ, लाइफ थ्रेटिंग, यदि सीरियस एडवर्स इफेक्ट में के अंदर जो काउंट होगा वो डेथ्स होंगी। लाइफ थ्रेटनिंग, यदि उसको बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो गई जो सीरियस इवेंट के कारण मरने वाला है, वो उसकी डेथ रिस्पॉन्सिबल है। रिजल्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यदि किसी ड्रग की वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या वो हॉस्पिटल में ही लगातार रहे, तो उसको हम बोलेंगे SAE, सीरियस एडवर्स इवेंट। परसिस्टेंस और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटीज और इनकम्पैटिबिलिटीज। कंजाइंटल एबनॉर्मलिटीज और बर्थ डिफेक्ट, कंजाइंटल एबनॉर्मलिटी एंड बर्थ डिफेक्ट, यदि किसी ड्रग की वजह से जो जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाए बर्थ डिफेक्ट में, उसको भी हम बोलेंगे सीरियस एडवर्स इवेंट। एंड मेडिकली सिग्निफिकेंट। फिर SUSAR, ये क्या है? सीरियस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस। तो ये है सीरियस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट। ये क्या है? सीरियस है, नो इंक्लूडिंग इन प्रोडक्ट केयर सेफ्टी डेटा शीट, सस्पेक्टेड लिंक टू द ड्रग। सीरियस वर्सेस सीवियर, ये भी बहुत ज़्यादा इसकी भी डेफिनेशन देख सकते हैं आप कि सीवियर और इन क्या होता है। तो इसमें जो है सीवियर is the often used to describe the intensity severity of a specific event, as in mild, moderate and severe pain. तो इंटेंसिटी के बेस पे सीवियर मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी, मतलब बॉडी में उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सीवियरिटी कितनी है, तो उसके बेसिस पे इसको काउंट किया गया है सीवियर को। इसमें मिल्ड होता है, मॉडरेट और सीवियर। तो मिल्ड होगा बहुत कम, मॉडरेट थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा। द इवेंट्स itself however may be relatively minor medical significance such as severe headache, इस तरीके से मॉडरेट हेडेक, मिल्ड हेडेक, मॉडरेट हेडेक, सीवियर हेडेक। तो इसको हम बोलेंगे क्या? सीवियरिटी के केसेस में आएगा ये। सीवियरिटी मोस्ट बेसिकली जो है 3 टाइप्स की होती है। दिस इज नॉट सेम एज सीरियस,
तो ये सीरियस डेफिनेशन अलग है, इज बेस्ड ऑन पेशेंट इवेंट आउटकम और एक्शन। तो ये आउटकम और एक्शन के बेसिस पे है सीरियसनेस। क्राइटेरिया यूजली एसोसिएट विद द इवेंट दैट पॉज थ्रेट टू पेशेंट लाइफ और फंक्शनिंग। तो यहाँ पर पेशेंट लाइफ और फंक्शनिंग की बात की गई है। सेफ्टी सिग्निफिकेंट, तो सेफ्टी सिग्निफिकेंट में आएगा सेफ्टी सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन ऑन पॉसिबल कॉजेज, कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एन एडवर्स इवेंट एंड अ ड्रग, देन रिलेशनशिप बिगिन अननोन और इनकम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड प्रीवियसली। तो सेफ्टी सिग्नल की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? उस एडवर्स इवेंट को क्या करना है, रोकना है कैसे? डिटेक्टेड एंड जनरेटेड ड्यूरिंग फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस के थ्रू इसको डिटेक्ट करना है और जनरेटेड करना है। फिर देन यूजली मोर देन अ सिंगल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ सिग्नल डिपेंडेंट ओपन टू सीरियसनेस ऑफ द इवेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ड्रग सेफ्टी एंड मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ड्रग सेफ्टी एंड मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? प्री मार्केटिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो प्री मार्केटिंग में आएगा जब ड्रग की सेफ्टी को अपन को चेक करना है, तो उसके बारे में रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? सबसे पहले आएगा प्री मार्केटिंग में ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब फेज 0 की हमने बात की, वहाँ पर प्री क्लिनिकल में आएगा एनिमल और इन विट्रो स्टडीज करेंगे। एनिमल में या इन विट्रो स्टडीज में हम इसके बारे में देख सकते हैं, क्लिनिकल टिश्यूज पे लगा सकते हैं। इन विट्रो मतलब टिश्यू को लेके, टिश्यूज के पार्ट को लेके उस पर हम स्टडी लगा सकते हैं। देन और क्लिनिकल स्टडीज फेज 1 और फेज 3, इसमें प्री मार्केटिंग में एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। पोस्ट मार्केटिंग में क्या है? स्पॉन्टेनियस एडवर्स रिएक्शंस रिपोर्टिंग, नेशनल या इंटरनेशनल। जैसे कि यहाँ पे विजी फ्लो, मैंने कई बार आपको बताया कि विजी फ्लो जो सॉफ्टवेयर है वो यही है, स्पॉन्टेनियस एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म उसके अंदर ऑनलाइन है, और CDSC को ने भी एक फॉर्म दिया हुआ है। तो उस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं कि यदि किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रही है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, और नेशनल और इंटरनेशनल वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स के थ्रू आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स होते हैं या क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वहाँ पर। देन रेगुलेटरी या ड्रग एसोसिएट्स जो भर्ती होते हैं इंडिया में, जनरली क्या होता है, IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, फिलहाल में अभी जो रेपुटेड कॉलेज होते हैं, बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स होते हैं जो फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स कहलाते हैं। तो वहाँ पर इन लोगों की ज्वाइनिंग होती है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे CDSC को है, IPC है, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो क्या करती हैं, जनरल ड्रग सेफ्टी को इंडियाज में देखती हैं, और दुनिया भर में अलग अलग टाइप की ड्रग रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनर्स, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनर्स हैं जो प्राइवेट करते हैं। पब्लिश मेडिकल लिटरेचर्स, तो कुछ लिटरेचर्स के थ्रू उसको पब्लिश करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में PMS फेज 4 स्टडीज़ के बारे में आप बताया गया, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, डेटा कलेक्शन और अदर पर्पस, रूटीन स्टैटिक्स, स्पेसिफिक पर्पस रजिस्ट्रीज, डेटाबेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड आउटकम्स। तो इतनी जगह से पोस्ट मार्केटिंग स्टडी की जा सकती है। फेज 4 में पूरी स्टडी की जा सकती है ड्रग के बारे में, और उससे सेफ्टी मेजर्स के बारे में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। फिर लिमिटेशन ऑफ प्री अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ पे साइज मैक्सिमम जो होगी प्री अप्रूवल के लिए 3000 से 5000 सब्जेक्ट होंगे। सम लार्जर फॉर वैक्सीन्स, तो वे वैक्सीन्स के कंसर्न में है। नैरो पॉपुलेशन ऑफ्टन डोज नॉट इंक्लूडिंग स्पेसिफिक ग्रुप, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। नैरो पॉपुलेशन ऑफ्टन डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब आपने देखा होगा कि अभी जो ड्रग से मौतें हो रही हैं, जो कोविड-19 की जो ड्रग गाइडलाइन जारी की है, उसमें जो न्यू ड्रग्स हैं उससे जनरली अधिकतर जो इसकी जो डेथ्स हो रही है वो जनरली ओल्ड एजेस की में हो रही है। क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट उनको ड्रग देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यंगल पीपल्स के लिए सेफ्टी मेजर्स की वजह से ये लोग नहीं देते हैं उस ड्रग्स को, और इम्यूनिटी के कारण हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। नैरो इंडिकेशन नाउ कवरिंग एक्चुअल इन्वॉल्विंग यूज इन प्रैक्टिस, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 to 3 years, latent effect not directly measures. Number of patient required to be 95% certain to of detect 1 to 3 ADRs. तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं, ADRs दी हुई हैं,
और ये एक पूरी टेबल्स है, इसको आप देख सकते हैं आगे। फिर आगे रेशनल्स ऑफ कंटिन्यू फार्माकोविजिलेंस। तो कंटिन्यू फार्माकोविजिलेंस को करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ एनिमल इनसफिशिएंसी, प्रेडिक्टिव ऑफ ह्यूमन सेफ्टी, क्लिनिकल ट्रायल्स, पेशेंट आर सेलेक्टेड एंड लिमिटेड इन नंबर, ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल लिमिट्स। तो ये सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस को कंटिन्यू करके रेशनल तरीके से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर वाई फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस की क्यों जरूरत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 to 6 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू जामा आर्टिकल 1998 में एक पास हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि 4 to 6 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड में जो डेथ होती हैं वो ड्रग के साइड इफेक्ट से होती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको नोट डाउन करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट एडीआर इस वजह से है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे अप टू 90% ऑफ इन पेशेंट्स विल हैव एन एडीआर। तो 19% ऑफ पेशेंट विल हैव, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन से कॉज होते हैं, उसकी वजह से रहते हुए इस जर्नल का नाम फार्मा एंड थेराप्यूटिक जर्नल है, 2060 में इसका पास हुआ था। अप टू 70% एडीआर आर प्रिवेंटेबल। तो इसमें से 70% जो होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं। ये कुछ BMG 2016 में पास हुआ है। द कॉस्ट फैक्टर 588 मिलियंस ईयर इन जर्मनी 1979। तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर क्या है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ये 4 टाइप्स के एडीआर हैं। टाइप ए क्या है, एजोम्प्टेड रिएक्शन फार्माकोलॉजिकल प्रेडिक्टेबल फॉर्म नॉलेज। इसकी जो प्रीवियस वीडियो है इसमें मैंने और इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो और आप डिटेल में उसमें भी देख सकते हैं। कॉमन रिलेटेड बट द यूजली विनिंग विद द लॉ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। फिर बिजर रिएक्शंस होती हैं, अनएक्सपेक्टेबल होता है, ये आप देख सकते हैं। डोज डिपेंडेंट होता है, हाईली मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी होता है विथ एनाफाइलैक्सिस विथ पेनिसिलिन। टाइप सी और केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, those biological characters can be rationalized or even predict based on the chemical structure of the patient drug and reactive intermediate and metabolism। तो ये 2 टाइप के ए और बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है डिलेड इफेक्ट का, जहाँ पर डाइस्टाइल स्टीवेस्टेरॉल जो है प्रेगनेंसी में डिलेड इफेक्ट देती है, जो 1938 में रिपोर्टेड हुआ था, 1998 से 1971 में रिपोर्टेड हुआ इन, और ये क्या करता है, वेजाइनल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइथाइल स्टीवेस्टेरॉल इंडिया में बहुत चलती है, तो इसको बैन, ये पूरे वर्ल्ड में बैन है, जो मदर्स में रिसीव होती है। फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है, फार्माकोविजिलेंस का अर्ली डिटेक्टिंग ऑफ अननोन सेफ्टी प्रॉब्लम्स, डिटेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, क्वांटिफाइंग रिस्क, प्रिवेंटिव पेशेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अफेक्टेड अननेसेसरी। यहाँ पर एक कोटेशन दिया हुआ है, रेशनल एंड सेफ्टी यूज ऑफ मेडिसिन, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडस्ट्री एंड रेगुलेशंस। फार्माकोविजिलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया कि ये थोड़ा आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में, ये फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। इसमें टाइमली कलेक्टिव डेटा, रिकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन, रिपोर्टिंग, फार्माकोविजिलेंस सिस्टम, प्रोसेसिंग, सेफ्टी डेटा, इन सब के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एप्रोप्रिएट असेसमेंट, डेटा completeness, seriousness, relatedness, expectedness, medical significant, reporting requirement and timelines, expected and periodic reporting to RA, signal detection and proactive risk management, assessing adverse reaction, nature, organ system involving। अब देखिए यहाँ पर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, तो इसमें उसका नेचर, ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्विंग, सीवियरिटी, ड्यूरेशन, फिर उसके बाद सीरियस एंड नॉट सीरियस, ये देखना है। असेसिंग कैसे करेंगे, उसका नेचर कैसा है, ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, और भी जो भी सिस्टम्स है, आई, ऑप्टिक नर्व्स, इस तरीके से बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। तो क्लोरोक्विनिन जो है वो यही ऑप्टिक, क्लोरोक्विनिन कहाँ पर एडीआर शो करती है, ब्लड डिवीजन हो जाता है और विजन
में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से सीवियरिटी उसकी कितना सीवियरिटी है, कितने परसेंट मिल्ड, मॉडरेट या सीवियर है, तो ये देख सकते हैं। ड्यूरेशन कब से कब तक में हुई, सीरियस है या नॉट सीरियस है, कैजुअलिटी, रिलेशनशिप टू द ड्रग, डिफाइंड, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अनलाइकली, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, एज पर नॉन सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग, मेडिकल सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। Regulatory reporting of adverse reactions. Why reporting? Ethical requirement, regulatory requirement, legal requirement. WHO reports, company post marketing, company investor joint responsibilities. When to report अनएक्सपेक्टेड 7 to 15% periodic dependent on when launch region। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जरूरी नहीं है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज रिपोर्ट? पेशेंट डिटेल, पेशेंट, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं एडवर्स रिएक्शंस में, एडीआर में, कलेक्शन में, कि रिपोर्टिंग आपको क्या क्या करनी है। रिपोर्ट पेशेंट की डिटेल में, पेशेंट आइडेंटिफायर, पेशेंट का नाम, नंबर, ये मोल ऑफ कोई चिन्ह है तो इस तरीके से, इनिशियल्स, उसकी सेक्स के बारे में लिखना है कि मेल है कि वो फीमेल है, कि एज लिखना है, पेडियाट्रिक है, जेडियाट्रिक है, सस्पेक्टेड ड्रग, जेनरिक नेम, indications, date of admins, dose starting, stopping, date and time, other treatment, detail or suspected ADR, nature, severity, duration, relationship to drug, action taken, outcomes, detail about the reporter investigation, format for reporting, expected report, ICSR, ये कुछ दिया हुआ है आपको कहाँ पर किस तरीके से देना है। तो जैसे इंडिया में है, ये बाहर का है, तो इंडिया में यदि हमें देखेंगे तो यहाँ पर CDSC को ने एक फॉर्म दिया है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग फॉर्म, और विजिफ्लो नाम का जो सॉफ्टवेयर है जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद वो रिपोर्ट करती है। तो वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। मैक्सिमम डेटा फॉर द रिपोर्टेबल ADR, आइडेंटिफिकेशन पेशेंट, AE एंड ADR, सस्पेक्टेड मेडिकल प्रोडक्ट, रिपोर्टर H, तो इसके बारे में दिया हुआ है। फार्माकोविजिलेंस में मेन प्लेयर जो है USFDA है, इंडिया में देख लिया जाए तो डिफरेंट है। हाँ, वर्ल्ड वाइड जो हम मानते हैं उसमें EMEA को मानते हैं, USFDA को भी फॉलो कर लेते हैं। जापान की कुछ संस्था है वहाँ पे TGA, ये सब हम बाद में इनको डिस्कस करेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल्स हमको देखना है, तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्लाइटली डिफरेंट रेगुलेशंस बेस्ड ऑन ICH गाइडलाइन। फिर यहाँ पर जो EU है, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन रेगुलेशन गाइडलाइन, प्री एथोराइजेशन क्लिनिकल ट्रायल, ये पोस्ट मार्केटिंग में दिया हुआ है। यूडरलेक्स के गाइडलाइन है। ICH गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस गाइडलाइन को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करूँगा पूरा। ICH गाइडलाइन क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, और क्या इसकी गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, ये पूरा अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक दिया हुआ है A to A प्री अप्रूवल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट, E to D पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी डेटा, ICH, E to B इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, ICH, E to C एक्सपेंडिटेड रिपोर्टिंग टू RA, रेगुलेटरी कंप्लीमेंट्स, ADR डेटाबेस के बारे में दिया हुआ है, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्लान, फिर और भी चीज़ें दी हुई हैं कि ये है यूरोपियन यूनियन के हिसाब से रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट है USA के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इंडिया का कोई ऐसा डेटा नहीं है, बिकॉज फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल ही नहीं है इंडिया में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। बस हमको ICH की गाइडलाइन थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री इसको देखती है, तो वहाँ पे पर्पस अपना ज़्यादा नहीं है इंडिया में, वो कोई ऐसी गाइडलाइन है नहीं। क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी मॉनिटरिंग, तो क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी मॉनिटरिंग में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से एडवर्स इवेंट एक्सपेक्टेड बाय पेशेंट, मेडिकल इवैल्यूएशन एंड पेशेंट सेफ्टी डिसीजन इन्वेस्टिगेशन, CRF जिसको हम बोलते हैं, SAE रिपोर्टिंग ऑफ कंपनी, CRO विथ प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड टाइमलाइंस। फिर डेटा एंट्री होती है, जहाँ पर कंपनी CROs होते हैं,
डेटा एंट्री एडीआर के माध्यम से होती है, डेटाबेस के मतलब, फिर मेडिकल एवेल्यूशन, रिपोर्टिंग असेसमेंट, ये होती हैं यहाँ पर। ये भी सब सीआरओ करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वही करते हैं। रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अभी ये सीआरओ के हाथ में ही है पूरा, क्योंकि दवा कंपनियों उसको हाथ में ले। डेटा माइनिंग, सेफ्टी सिग्नल एंड रिपोर्टिंग राइटिंग, तो इस तरीके से फिर वो एनुअली रिपोर्ट सबमिट करती हैं। फिर ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस के बारे में दिया हुआ है कि डेटा कहाँ से आएगा। लिटरेचर रिपोर्ट्स, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, जिसकी इंडिया में अभी कोई ऐसी बॉडीज़ नहीं बनी जो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनकी रिपोर्टिंग करे। फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल एंड पीएमएस डेटा, उसके बाद फॉलोअप डेटा, यहाँ पे जो भी फॉलोअप चल रहा है, तो जो बोर्ड में प्रेजेंट होते हैं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स, तो वहाँ पर ये फॉलोअप डेटा देखा जाता है और वहाँ से डेटा कलेक्शन किया जाता है। दो जगह से मेनली अभी जो क्लिनिकल है हॉस्पिटल्स में, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट और फॉलोअप डेटा के थ्रू। रेगुलेटरी रिपोर्ट्स में है, फिर उसका लाइसेंसिंग पार्टनर्स, तो जिनके पास लाइसेंस है वो भी इसको कर सकते हैं। फिर डेटाबेस की एंट्री होती है, वायदा जो विजीफ्लो सॉफ्टवेयर, हर एक देश के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। इंडिया में विजीफ्लो सॉफ्टवेयर जो चलता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, अदर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डेटा रिव्यू, फिर इसके बाद जब ये डेटाबेस इकट्ठा हो जाता है तो हमारे यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एंड सीडीआर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं, जो भी डेटा जाता है यहाँ से इसको मॉनिटरिंग करते हैं। जनरली अभी जो मेन पूरी बॉडी है इसको देखती है आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो देखता है। यहाँ पे उसकी पूरी सिग्नल जनरेशन करते हैं, फिर वो इस डेटा को पूरा वेरीफाई करेंगे, उस डेटा को इक्विटी रिस्पॉन्स करते हैं। कहाँ पर, आउटपुट, इसके फिर आउटपुट देंगे, ये सबमिशन करेंगे, देख के अमेंडमेंट, क्योंकि एक ड्रग के बारे में यदि 50 या 50-100, एक एग्जांपल, यदि इतनी सारी जगह से एक ड्रग के बारे में लगभग बहुत सारा डेटा आता है तो उसको फिर सोचना पड़ता है उस ड्रग के बारे में। फिर यहाँ पे सबमिशन होगा, अमेंडमेंट, प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब फिर यहाँ पे एक्शन लिए जाएंगे कि उसको प्रिस्क्राइब डॉक्टर उसको करना है कि नहीं करना है। तो ये इंडियन फार्माकोपिएशन या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या सीडीएससी को का काम है इंडिया में, जो कि ऐसा कोई काम होता नहीं है। लाइसेंसिंग पार्टनर्स, कोई ड्रग लाइसेंसिंग पार्टनर कुछ करते हैं, क्योंकि लाइसेंसिंग पार्टनर मतलब ड्रग जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्री में वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर उनको दिया जाता है, बताया जाता है कि इस ड्रग को आपको बनाना है कि नहीं बनाना है। वर्ल्ड वाइड रेगुलेटरी और फिर इसी जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड वाइड भेजा जाता है कि इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्रग्स में, एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या एडवर्स इवेंट। रिव्यू मार्केटिंग स्टेज, फिर उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं कि इसको मार्केट में चलाना है कि नहीं चलाना, और जनरली जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस पर एक्शन भी ले सकते हैं। ड्रग सेफ्टी पोस्ट मार्केटिंग, ये आप देख सकते हैं, कंप्लीमेंट्री असेसमेंट यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, हेल्थ अथॉरिटीज, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड अपडेट रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड वाइड है। लेवल चेंज इश्यूज मैनेजमेंट, ड्रग के बारे में पूरा फर्स्ट अवेयरनेस, इस तरीके से एडवर्स ड्रग इवेंट, तो ये कहीं भी ये पूरा डिजिटली चलता है। सेफ्टी रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स के बारे में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपन को डिस्कस करना। मैड वॉच 3500, CIOMS फॉर्म, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पेशेंट सेफ्टी, यहाँ पे प्रोडक्ट एनुअली सेफ्टी रिपोर्ट्स के बारे में, IND के बारे में, तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ड्रग मैनेजमेंट प्लान, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ड्रग सेफ्टी रिक्वायरमेंट, तो ड्रग सेफ्टी रिक्वायरमेंट में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेशंस, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, SOPs फॉर collection of ADR, collection, assessment, reporting, risk management, validate database, data document management system, storage, security, data backup and disaster management. Drug safety associate, medical, allopathy and integrated alternative systems. यहाँ पर क्या है, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट DSA, इनकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन हो सकते हैं। यदि एलोपैथी में है तो मेडिकल में है तो एलोपैथिक जो है, जो फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो ज्वाइन करते हैं हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करना है। और उसके बाद अल्टरनेटिव में, क्योंकि एलोपैथी आयुर्वेदी में भी साइड इफेक्ट आते हैं, तो यहाँ पे BMS BHMS जो डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी, वो भी अपने ड्रग के हिसाब से इसके साइड इफेक्ट को मेजर करते हैं। और लाइफ साइंस ग्रेजुएट, ड्रग सेफ्टी फिजिशियंस, मेडिकल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विथ एक्सपीरियंस इन सेफ्टी असेसमेंट, मेडिकल सेफ्टी राइटर, ड्रग सेफ्टी एक्सपर्ट्स,
तो ड्रग सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं ASE, एक्सपीरियंस ड्रग सेफ्टी फिजिशियंस। जनरली ड्रग सेफ्टी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? ड्रग एक्सपर्ट या ड्रग सेफ्टी एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे मेडिकल सेफ्टी एक्सपर्ट्स या ड्रग सेफ्टी एक्सपर्ट्स में जितने भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स आ जाते हैं, फार्मरी डॉक्टर्स जो हैं वो सब इसी में आते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये लेक्चर यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ और आपको आगे की वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी और टॉपिक और जो भी चीज़ें हैं आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।